सोचिए, आप मुंबई जैसे शहर में खड़े हैं और आपके सामने एक ऐसी इमारत है जो आसमान को छूती हुई लगती है। आप ऊपर देखते हैं, लेकिन उसका टॉप साफ दिखाई ही नहीं देता। तब आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है, ये इतनी ऊंची इमारत खड़ी कैसे है? क्योंकि सच ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे इमारत को गिराने वाली ताकतें भी कई गुना बढ़ जाती हैं। तेज हवा, जमीन का दबाव, वजन का इम्बैलेंस, ये सब मिलकर किसी भी स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत में 300 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतें मजबूती से खड़ी हैं। असली सवाल यह नहीं है कि ये कितनी ऊंची हैं, बल्कि यह है कि ये गिरती क्यों नहीं है। भारत की सबसे ऊंची कंप्लीटेड इमारतों में सबसे ऊपर नाम आता है मुंबई की लोखंडवाला मिनर्वा का, जिसकी ऊंचाई लगभग 301 से 306 मीटर है और इसमें 78 फ्लोर्स हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ ऊपर दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर ही इसकी ताकत है, तो आप गलत हैं। असली ताकत जमीन के अंदर छुपी होती है। इतनी ऊंची इमारत का फाउंडेशन सामान्य बिल्डिंग जैसा नहीं होता। इसे जमीन के अंदर बहुत गहराई तक ले जाना पड़ता है, जिसे डीप पाइल फाउंडेशन कहा जाता है। कई बार ये पाइल्स 50 मीटर या उससे भी ज्यादा गहराई तक जाते हैं। यानी जो इमारत आप ऊपर देखते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे छुपा होता है, जो पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस देता है। अब सोचिए, इस पूरी इमारत का वजन कितना होगा। हजारों टन कंक्रीट और स्टील एक जगह पर खड़े हैं। अगर यह वेट सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो बिल्डिंग धीरे धीरे झुक सकती है। इसलिए इंजीनियर्स एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कोर बनाते हैं, जिसे आप बिल्डिंग की बैकबोन कह सकते हैं। ये कोर पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है और वेट को नीचे फाउंडेशन तक इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है हवा। जमीन पर खड़े होकर हमें हवा नॉर्मल लगती है, लेकिन 300 मीटर की ऊंचाई पर हवा की स्पीड और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। यह प्रेशर इमारत को लगातार पुश करता रहता है। अगर बिल्डिंग रिडेड यानी बिल्कुल सख्त हो, तो यह प्रेशर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए स्काईस्क्रेपर्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, ताकि वे हवा के साथ थोड़ा सा मूव कर सकें। इसे स्वे कहा जाता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात आती है। बहुत सी ऊंची इमारतों में ट्यून्ड मास डैम्पर जैसे सिस्टम्स लगाए जाते हैं, जो बिल्डिंग के अंदर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये सिस्टम्स वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करते हैं और इमारत को स्टेबल रखते हैं। हालांकि हर बिल्डिंग में यह सिस्टम जरूरी नहीं होता, लेकिन डिजाइन इस तरह किया जाता है कि हवा का असर कम से कम हो। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बात करें, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। इतनी ऊंची इमारत एक साथ नहीं बनती। सबसे पहले फाउंडेशन तैयार किया जाता है, जो कई महीनों तक चलता है। इसके बाद सेंट्रल कोर बनाया जाता है, जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। फिर फ्लोर्स एक के बाद एक जोड़े जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में टावर क्रेन्स का इस्तेमाल होता है, जो बिल्डिंग के साथ साथ ऊपर चढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे स्ट्रक्चर ऊंचा होता है, क्रेन भी ऊपर शिफ्ट होती रहती है। ये एक बेहद प्रिसाइज प्रोसेस होता है, जहां हर मेजरमेंट और अलाइनमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी गलती भी ऊपर जाकर बहुत बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं मुंबई की ही एक और बड़ी बिल्डिंग पैलेस रॉयल की, जिसकी हाइट लगभग 320 मीटर तक पहुंच चुकी है। ये बिल्डिंग जब पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, तो भारत की सबसे ऊंची इमारत बन सकती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में काफी समय लगा है। इसका कारण सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि अप्रूवल्स, रेगुलेशंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी हैं। इसी तरह पिरामल, अरन्या, अराव और वर्ल्ड 1 जैसी बिल्डिंग्स भी इस रेस में शामिल हैं, जिनकी हाइट 280 मीटर के आसपास है। वर्ल्ड 1 एक खास एग्जाम्पल है, क्योंकि इसे ओरिजिनली और ऊंचा बनाने का प्लान था, लेकिन बाद में हाइट को रिड्यूस करना पड़ा। इससे यह साफ होता है कि स्काई स्क्रेपर्स बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि प्लानिंग और रूल्स का भी खेल है। अब एक और बड़ा सवाल आता है, इतनी ऊंची इमारतों में लोग रहते कैसे हैं? इसका जवाब है एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन बिल्डिंग्स में हाई स्पीड एलिवेटर्स लगाए जाते हैं, जो कुछ सेकंड्स में कई फ्लोर पार कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल लिफ्ट्स इस्तेमाल की जाएं, तो ऊपर पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए लिफ्ट्स को भी खास तरीके से डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा वाटर सप्लाई भी एक बड़ा चैलेंज होता है। इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए पावरफुल पंप्स और स्टोरेज सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स भी अलग तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। फायर सेफ्टी भी एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। इतनी ऊंची बिल्डिंग में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, तो इवैक्यूएशन आसान नहीं होता। इसलिए फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स, इमरजेंसी एग्जिट्स और एडवांस्ड अलार्म सिस्टम्स लगाए जाते हैं। अब अगर हम इस पूरी कहानी को समझें, तो यह साफ हो जाता है कि स्काईस्क्रेपर सिर्फ हाइट का खेल नहीं है,
ये फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और प्लानिंग का कॉम्बिनेशन है। हर छोटी चीज जैसे हवा की दिशा, जमीन की मजबूती, मटेरियल की क्वालिटी, सब कुछ मिलकर यह तय करता है कि इमारत कितनी सुरक्षित होगी। भारत में स्काई स्क्रेपर्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, खासकर मुंबई जैसे शहरों में जहां जमीन लिमिटेड है। आने वाले समय में और भी ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अब फोकस सिर्फ हाइट पर नहीं रहेगा बल्कि स्मार्ट और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन पे भी होगा। आज दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स बन रही हैं जो एनर्जी एफिशिएंट हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और स्मार्ट सिस्टम से कंट्रोल्ड होती हैं। भारत भी धीरे धीरे इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अगली बार जब आप किसी ऊंची इमारत को देखें तो सिर्फ उसकी हाइट मत देखिए, उसके पीछे की इंजीनियरिंग, प्लानिंग और मेहनत को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर स्काई स्क्रेपर सिर्फ कंक्रीट और ग्लास का ढांचा नहीं होता, बल्कि यह इंसान की सोच और तकनीक का एक जीता जागता एग्जाम्पल होता है। और शायद यही भारत का फ्यूचर है, एक ऐसा देश जो जमीन की सीमाओं से ऊपर उठकर आसमान की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको ऐसे ही कंस्ट्रक्शन सीक्रेट्स, इंजीनियरिंग फैक्ट्स और हिडन स्टोरीज जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इंडिया की इन स्काई स्क्रेपर्स के बारे में क्या सोचते हैं और क्या भारत को और भी ऊंची बिल्डिंग्स बनानी चाहिए।